हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनरल वेलफेयर। जनरल वेलफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बिकॉज इसमें ना ही सिर्फ ये पार्ट हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ये पार्ट हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है ये पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल वेलफेयर में है क्या वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ कि ये आज की जो क्लास है ये यूजीसी नेट वालों के लिए एक डेमो टाइप ऑफ क्लास है। आप इसे डेमो क्लास भी समझ सकते हो और जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए एक टॉपिक भी है, ठीक है। बट दिस इज़ स्पेशली फॉर यूजीसी नेट बिकॉज उससे पहले हम डीएसएसबी का एक बैच हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उसका डेमो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप जो डीएसएसबी के लिए देखना चाहते हैं वो क्लासेस देख सकते हैं। बट अब हम यूजीसी के पर्सपेक्टिव से एक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, बट उसमें से आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल वेलफेयर, या फिर आप इसे बोल सकते हो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स बता दीजिए, हमने कभी पढ़ा नहीं है। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर ये टॉपिक आता भी है तो बहुत एक स्मॉल प्रोपोर्शन में आता है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये पार्ट नहीं पढ़ा हुआ था और बहुत इन बच्चों को डाउट आ रहे थे कि इसमें अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते भी हैं इसमें से कि आप मैम प्लीज़ ये वाला टॉपिक करा दीजिए। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल परेटो ऑप्टिमैलिटी। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपको उसकी एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है तो आप उस टॉपिक को और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरा मानना तो यही है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज सारी ले लो, ताकि जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ने चलें तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो माइंड में। अच्छा, ये टॉपिक ऐसे यहाँ से पढ़ना है, ये इससे ऐसे रिलेट करता है। अब मान लो जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता थी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ा जाता है, जिसे हम पब्लिक इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, तो उनको ये जो पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो अब उनको ये पिक्चर तो पहली बात क्लियर हुई। फिर जब वो नेट का सिलेबस उठा के देखेंगे तो उन्हें वो कुछ टॉपिक सिमिलर भी मिलेंगे। तो सबसे पहला है परेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, जिसे हम कंपनसेशन क्राइटेरिया भी आप कह सकते हो। थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, सोशल वेलफेयर फंक्शन। अभी रिसेंटली इग्नू का अभी जनवरी में जो पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सोशल वेलफेयर फंक्शन का एक क्वेश्चन था कि क्लासिकल सोशल वेलफेयर फंक्शन वाज गिवन बाय हुम। आपको 4 इकोनॉमिस्ट के नेम थे एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन। तो जो क्लासिकल वाला पार्ट है वो मैं बैंथन ने दिया है, क्लासिकल सोशल वेलफेयर फंक्शन, और उसके बाद है मॉडर्न। इसके बाद हमारे पास आता है कोस थ्योरम। रोनाल्ड कोस थ्योरम का भी इस बार इग्नू पीएचडी के एंट्रेंस में क्वेश्चन था। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इसके बाद है हमारे पास एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम ऑफ वेलफेयर इज गिवन बाय हुम, तो इट वाज गिवन बाय के एरो। मार्केट फेलियर एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं मॉरल हजार्ड, मार्केट सिग्नलिंग, एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है जी, तो ये पार्ट आपका आता है वेलफेयर के अंदर।
तो जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। हाँ जी, एक चीज़ और यहाँ पे आप लिखिए, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस भी बोला जाता है। और टॉपिक आप लिखिए टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें हम पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, मैरिड गुड्स, डीमैरिड गुड्स, प्राइवेट, मैरिड, डीमैरिड एंड सोशल गुड्स। और इसके बाद ये वाला पार्ट लिखिए पॉइंट ऑफ, इसके बाद एक और टॉपिक है लास्ट टॉपिक, पॉइंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ब्लिस, जिसे आप ब्लिस पॉइंट भी बोल सकते हो। और GUPC, UPC, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, एंड दिस इज ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये हैं टॉपिक आपके पास जो आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। अब आप देखिए कौन सा पार्ट पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड करता है। ये वाला जो पार्ट है, ये 4 टॉपिक आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी करने हैं, जिसमें से जो एक्सटर्नैलिटी वाला पार्ट है ये आपका एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में भी आएगा, और कोर्स थ्योरम, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये वाला पार्ट भी आपका एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में आ सकता है, आता है सॉरी। ठीक है, एंड ये हैं टॉपिक आपके पास जो आपको एनवायरनमेंट में भी पढ़ने हैं। वैसे तो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में भी हम ये सोशल वेलफेयर फंक्शन की भी बात करते हैं। ठीक है, परेटो ऑप्टिमैलिटी की भी बात करते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें, परेटो ऑप्टिमैलिटी हो गया, सोशल वेलफेयर फंक्शन हो गया, इनका मेन मोटिव है क्या, इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर को इंक्रीज़ करना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं एनवायरनमेंट के और पब्लिक फाइनेंस के। तो आई होप पहले की पिक्चर तो क्लियर हुई होगी, इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है परेटो ऑप्टिमैलिटी। परेटो ऑप्टिमैलिटी होता क्या है, विल्फ्रेड परेटो ने अपना ये कंसेप्ट दिया था। परेटो ऑप्टिमैलिटी, ये जितनी भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ये सारी की सारी नॉर्मेटिव स्टडी पे बेस्ड है, या फिर आप बोल सकते हो ये सारी की सारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। हमें सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक सजेशन दिया जाता है कि हम इकोनॉमी के अंदर अगर ऐसे पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं तो इस तरीके से आप पॉलिसीज़ को फ्रेम करिए ताकि जो वेलफेयर है वो सभी के लिए एक बराबर हो। और जो परेटो का कंसेप्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, एक तो वो ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, एंड इट इज़ अ फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट। ठीक है, फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ये एक परसेप्शन बना के चल रहे हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ अ रैशनल, और उसे पता है व्हाट टाइप ऑफ गुड इज़ अ गुड फॉर हिम और नॉट गुड फॉर हिम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें परेटो ने अपनी कंसेप्ट में एक बेस रखा। पूरी की पूरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन अ नॉर्मेटिव स्टडी विच प्रोवाइड्स अस अ सजेशन दैट व्हाट शुड बी एंड what ought to be, and the Pareto concept is based on ordinal utility and free from value judgment, and it also depends upon interpersonal comparison of utility। तो ये कुछ बातें हैं जो परेटो के अंदर है। अब परेटो के अंदर और क्या मेन चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन।
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। उससे पहले परेटो ऑप्टिमैलिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिमैलिटी का मतलब तो होता है देखो इष्टतम, मीन्स कुछ अच्छा, ठीक है। अब परेटो ने बोला परेटो ऑप्टिमैलिटी इज अ पॉइंट इन विच, अगर इकोनॉमी में कोई पॉलिसी होती है विच मेक्स अ पर्सन बेटर ऑफ बट विदाउट मेकिंग अप एनी पर्सन वर्स ऑफ। इसका परेटो ऑप्टिमैलिटी वो बिंदु है जो ये बताता है कि कोई भी इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी आ रही है, इकोनॉमी चेंजेस आ रहे हैं जो कि एक पर्सन को बेटर ऑफ करता है, चाहे वो एक पर्सन को बेटर ऑफ करता है बट किसी को भी वो वर्स ऑफ नहीं करता। ये इसकी एक कंडीशन है परेटो ऑप्टिमैलिटी की। डीएसएसबी लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन था और नेट में हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। परेटो ऑप्टिमैलिटी का आपको 4 स्टेटमेंट दी होती हैं, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। उसमें वो कन्फ्यूज़न क्या क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट में, आपको दे देंगे 1 पर्सन इज़ बेटर ऑफ बट नो वन इज़ वर्स ऑफ, विच इज़ करेक्ट, बट everyone is better off but there is 1 person is becoming worse off, ठीक है, which is incorrect। और 2 persons are becoming better off but no one is becoming worse off, it's okay, but majority of persons are becoming better off but minor part of our population becoming worse off, which is incorrect। तो वो कुछ ऐसे लैंग्वेज में ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में, बेटर ऑफ वर्स ऑफ को चेंज कर देते हैं, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी वो सिचुएशन दे रहे हैं, जो भी वो कंडीशन दे रहे हैं, यू हैव टू स्टिक ऑन वन थिंग, दैट परेटो कंडीशन इज दैट ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी if a person is becoming better off but no one is becoming worse off, only that point is called as Pareto optimum point। clear? तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। Pareto optimality is a condition या फिर is a point at which any change in economic policy makes a person better off without any person worse off। ठीक है जी, किसी भी एक इंसान का अगर बुरा होता है, इफ, ये कंडीशन भी आप देखिए, इफ अ चेंज makes majority of person in the society better off and only 1 person becoming worse off, then that change will be called as Pareto non-optimality। मीन्स अगर किसी एक का भी बुरा होता है, चाहे किसी का भला हो चाहे ना हो, बट अगर किसी एक का भी बुरा होता है तो आप उसे नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट बोलोगे। क्लियर है ये बात सभी को? तो अब आपको यहाँ पे ये सिचुएशन ये भी कर सकते हैं कि नो वन इज़ बिकमिंग बेटर ऑफ बट ओनली 1 पर्सन इज़ बिकमिंग वर्स ऑफ, वो भी नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होगा। क्यों? चाहे किसी का भला हो चाहे ना हो, बट बुरा नहीं होना चाहिए, ये परेटो का मेन कहना था। क्लियर है? तो ये बात ही परेटो ऑप्टिमैलिटी की। अब वो ऑप्टिमैलिटी आने के लिए उसने अपनी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन दी। बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन। परेटो की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को क्या बोला जाता है? परेटो की फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को बोला जाता है मार्जिनल कंडीशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको याद करनी पड़ेगी। इसको मार्जिनल कंडीशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको मार्जिनल कंडीशन? बिकॉज ये टोटल इसने अपनी 7 कंडीशंस दी जो इसने बोला कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बोलते हैं देयर विल बी परेटो ऑप्टिमैलिटी इन द इकोनॉमी। परेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? अभी हमने देखा कि किसी का भी भला हो चाहे ना हो, बट किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। बट इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी है बट नॉट सफिशेंट।
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ओनली द रीजन इज दैट वी नीड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। आपका ये भी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस कौन सी होती हैं। आप बोलोगे मार्जिनल कंडीशंस होती हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस लाइक मार्जिनल कंडीशन, टोटल कंडीशन, एवरेज कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन। तो यू हैव टू टिक ऑन द मार्जिनल कंडीशन वाला पॉइंट। एंड what is the need to have, why there is a need to have a second order condition। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखी होगी because first order condition are necessary but not sufficient, so you have to tick on that point only because पहली कंडीशन जरूरी तो है, because इसी से ही तो हमें पता चल रहा है ना भाई वेलफेयर किन किन बेसिस पे आ सकता है। अभी हम वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पढ़ेंगे, बट दीज कंडीशंस आर नॉट सफिशेंट बिकॉज ये हमें एक सफिशेंट डाटा रिक्वायर नहीं करती, क्योंकि इनसे हमें ऐसा कुछ वेलफेयर के बारे में नहीं पता चल रहा। हम तो सिर्फ उनकी यूटिलिटी को और उनके प्रॉफिट को देख रहे हैं कि जहाँ पे वो लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में। तभी बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जरूरी है वेलफेयर को देखने के लिए, बट दे आर नॉट सफिशेंट एग्जैक्टली। दैट्स वाई वी नीड, देयर इज अ नीड राइज ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कौन सी होती हैं? टोटल कंडीशंस। इनको आपको नेम याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कौन सी होती है एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कौन सी होती है। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज कॉल्ड एज टोटल कंडीशंस। ठीक है, अब वो क्या थी टोटल कंडीशन में, इन्होंने एसेस डिफाइन नहीं किया, बट उन्होंने ये बोला टोटल कंडीशंस वो कंडीशन है जो फर्स्ट ऑर्डर की जो भी कमियां थी उसको पूरा करती हैं और उनके अंदर जो जो भी और डाटा रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको ये 2 बातें याद रखनी है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज ये है आपके पास परेटो की फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला एक्सचेंज की बात हो रही है, तो 2 पर्सन्स एक्सचेंज है तो कंज्यूमर आएंगे, क्योंकि कंज्यूमर ही गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, तो कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करेंगे। कंज्यूमर थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने बात की थी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी में आईसी हम पढ़ते हैं और यहाँ पे हम आइसो क्वांट पढ़ते हैं। यहाँ पे हम प्राइस लाइन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम आइसो कोस्ट लाइन पढ़ते हैं। फटाफट से रिकॉल करते हैं, जिन लोगों को याद नहीं आ रहा अपने नोट्स में देखिए आप। और यहाँ पे हम इसकी स्लोप होती है MRS/XY और यहाँ पे होती है इसकी स्लोप MRTS/LK। क्लियर है ये पार्ट? तो हमें यहाँ पे इसी की ज़रूरत होगी, आईसी की, MRS/XY की। बट यहाँ पे हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो देखो एक बात और याद रखना, आईसी की जो डेरिवेशन थी, हु डिराइव्ड आईसी कर्व, अगर आप में से किसी को पता हो तो। आईसी कर्व की डेरिवेशन करी थी एजवर्थ ने। तो एजवर्थ ने आईसी कर्व को डिराइव किया था, तो यहाँ पे भी एजवर्थ ने अपना ही एक बॉक्स दिया जिसमें हम देखते हैं कि जो इक्वालिटी होगी या फिर जो यूटिलिटी होगी वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी 2 बंदों की, ओनली देन विल से कि दोनों का वेलफेयर हो रहा है। जो डायग्राम के अंदर हम 2 गुड्स या 2 बंदों से ज़्यादा हम स्टडी नहीं कर सकते, चाहे वो आईसी हो। ये आईसी का क्रिटिसिज्म भी है या फिर एक लिमिटेशन ऑफ आईसी भी है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की बंडल ऑफ गुड्स को चॉइस को हम स्टडी नहीं कर सकते। सेम विद द एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में भी हम 2 बंदे और 2 गुड ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ले नहीं सकते। आप कोई भी डायग्राम उठा के देख लो, 2 से ज़्यादा एक्सेस हम उनको स्टडी नहीं कर सकते, और जब 2 से ज़्यादा एक्सेस स्टडी नहीं होती तो 2 से ज़्यादा गुड्स कैसे स्टडी हो जाएंगे, है ना? तो ये किनकी लिमिटेशन है। तो अब एजवर्थ बॉक्स देखिए हम सबसे पहले। आपको ये डेरिवेशन एज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है। पर्सन ए गुड X गुड Y, पर्सन बी ये ओरिजिन है गुड X ये गुड Y। हमने 2 एक्सिस को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है जी, 2 डायग्राम्स को हमने ज्वाइन करा तो जी एक बॉक्स बनता है जिसे हम बोलते हैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। परेटो ने एजवर्थ बॉक्स की हेल्प से ही
यूटिलिटी और एक्सचेंज के अंदर ऑप्टिमैलिटी बताई है। अब एक बात बताइए, जब हमारी आईसी होती है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, ठीक है जी, आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। पर्सन ए का आईसी, IC2, IC3, IC4, IC5, जो दूसरे पर्सन का ओरिजिन यहाँ है तो उसका जो आईसी होगा वो यहाँ से कन्वेक्स जाएगा, ICB1, ICB2, ICB3, ICB4, ICB5। तो जहाँ पे ये सभी आईसीज टेंजेंट हो रही हैं एक दूसरे को, उन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आएगी एक कर्व जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होती है? locus of joining all the combination points where both the ICs are tangent to each other, which shows there is a Pareto optimality in the economy। मतलब ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो आपको परेटो ऑप्टिमैलिटी बताएगा, ये इसकी कंडीशन है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होती है, बिकॉज बहुत बार ये प्रीवियस ईयर नेट का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व, ऑफर कर्व, लेफर कर्व, ये सब कर्व्स के बारे में पूछा जाता है कि ये होती क्या, यू हैव टू मैच, और ये प्रीवियस ईयर में देखा भी गया क्वेश्चन। देखिए ऑफर कर्व तो वो होती है जो हम इंटरनेशनल ट्रेड में करते हैं, जहाँ पे दो कंट्रीज अपने गुड्स के एक्सचेंज की बात करते हैं। लेफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व बताती है वो बंडल ऑफ गुड्स की चॉइसेस जहाँ पे दोनों पर्सन्स को मिलने वाली यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। एंड एनी पॉइंट लाइज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व शोज परेटो ऑप्टिमम पॉइंट, बट एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड या बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट कर्व शोज परेटो नॉन ऑप्टिमैलिटी, क्योंकि इसकी कंडीशन यही है। अब एक बात बताओ, हम आईसी करते हैं, आईसी पे लोकस ऑफ जॉइनिंग ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, जहाँ पे दो पर्सन्स को उन बंडल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, यही होता है ना आईसी का। यहाँ पे अगर हम लें एप्पल, ऑरेंज, तो अगर हम मान लो स्टडी करते हैं, एक पर्सन एक्स है, उसको एप्पल और ऑरेंज की ये बंडल ऑफ गुड्स लेने से, मतलब ये चॉइसेस लेने से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो मैक्सिमम हो रही है, और कोई भी पॉइंट इससे बाहर या इसके पीछे लाई करेगा तो वहाँ पे हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं काउंट करते। सेम विद दिस केस, अगर आप देखो मैंने बोला ये PQRST, तो PQRST दी ऑल पॉइंट्स आर परेटो ऑप्टिमम पॉइंट। अब एक पॉइंट है ये, हम बोले तो इसको ये हमने U, एक पॉइंट है U जिसे मैंने मैच किया, क्योंकि देखो यूटिलिटी कहीं पे भी मैच हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होगी, बट कंडीशन क्या होती है परेटो ऑप्टिमैलिटी की? एक तो टेंजेंट होने चाहिए, टेंजेंसी होगी, स्लोप इक्वल होगी, क्योंकि देखो टेंजेंसी होगी तभी तो स्लोप इक्वल होगी ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो यही कंडीशन होती है, टेंजेंट होनी चाहिए और स्लोप बराबर होनी चाहिए। बट मैंने बोला कि भाई ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो भाई ज़बरदस्ती की बात कर दी, ठीक है, आपके लिए हमने एक पॉइंट बना दिया यू पॉइंट। यू पॉइंट पे आपको क्या पता चल रहा है? एक ही हायर आईसीज हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, एक ही सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा है ये बंडल ऑफ गुड्स परचेज करने से। देखिए ए पे आपको ये पता चल रहा है, इस यू पॉइंट पे आप क्या पता चल रहा है, ये बंडल ऑफ गुड्स खरीदने से ए को इतना एक्स गुड मिल रहा है और इतना वाई गुड मिल रहा है, बट वहीं बी को सिर्फ इतना एक्स गुड मिल रहा है और इतना वाई गुड मिल रहा है। क्या बी ए के साथ समझौता करेगा? आपको लग रहा है? अगर हम अपनी बात करें, मैं हूँ और हमारी क्लास में एक लड़की है शिवानी, ठीक है, अब शिवानी कह रही है मैम हम क्या ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्या पता अपने दोनों को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, तो मैं तो इस चीज़ में एग्री हो जाऊंगी, मैं तो बेटर ऑफ हो गई। बट शिवानी वर्स ऑफ हुई क्योंकि उसके पास दोनों गुड्स की ही
कम क्वांटिटी आई वाई की, फिर भी उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, बट एक्स की तो उसको क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम मिली, और मेरे पास तो दोनों की क्वांटिटी अच्छी है, तो शिवानी इज़ बिकमिंग वर्ड्स ऑफ इन गुड एक्स। तो क्या वो वहाँ पे अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोलेगी? नहीं बोलेगी। तो हाउ कैन वी से दैट एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट कर्व शोज परेटो ऑप्टिमम पॉइंट? यहाँ नहीं हो रहा, बिकॉज एक तो यहाँ पे हायर आईसी एक ही है, बी की तो लोअर आईसी है, तो वो तो कभी भी नहीं करेगा। आप कोई और पॉइंट उठा के देख लो, किसी और को मिला लो आप। हम अगर इसको भी मिलाएं तो देख लीजिए यू वी, अब क्या हुआ यहाँ पे मेरे पास इस V पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है कि जो B का IC 3 है, A का IC 2 है। अब B बोलेगा मेरे को तो हायर IC मिल रहा है, मैं बोलूँगी यार मुझे तो लोअर IC मिल रहा है। तो चलो फिर भी हम एक बात समझौता करके देख लेते हैं। तो इस V पॉइंट पे मुझे इतना X गुड मिल रहा है, बट Y मेरे को बहुत ज़्यादा गुड मिल रहा है, और यहाँ पे शिवानी को X गुड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, Y उसको कम मिल रहा है। भाई एक ज़्यादा एक कम नहीं, भाई हमारी सेटिस्फेक्शन वहाँ पे दोनों की नहीं मिली, क्योंकि हमारे मतलब हमारे कॉम्पिटिटर को अगर एक नंबर भी ज़्यादा मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा वो होता है ना, जेलिसी टाइप, कि यार वो मेरे साथ पढ़ता था मेरा दोस्त, उसके कैसे एक नंबर भी ज़्यादा आ गया, है ना। ये बहुत सारी स्टोरीज भी आई हैं, जब स्कूल में भी चीटिंग वगैरह होती थी तो सेम आप पेपर लिखते थे अपने फ्रेंड का, स्टिल उसके नंबर ज़्यादा आ जाते थे। तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो परेटो ऑप्टिमैलिटी पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए एनी पॉइंट लाइज आउटसाइड दिस शोज नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तभी हमें परेटो जी ने कॉन्ट्रैक्ट कर्व दी, जिसपे वो बोलते हैं सभी के सभी पॉइंट परेटो ऑप्टिमम होंगे। क्यों परेटो ऑप्टिमम होंगे? क्योंकि वहाँ पे दोनों पर्सन्स की आईसी टेंजेंट होगी। अब जब टेंजेंट होगी तो स्लोप क्या होती है? बराबर होती है। तो देख लेते हैं इनकी इक्वेशन क्या बनती है। MRS XY ऑफ पर्सन A is equal to MRS XY of person B is equals to MUX by MUY। आप चेंज इन Y बाय चेंज इन X भी बोल सकते हो, क्योंकि वो भी फॉर्मूला MRS का ही होता है। जिन लोगों को भी माइक्रो में अभी ये वाले पार्ट में थोड़ी दिक्कत है, आईसी वाला हो गया, कंज्यूमर थ्योरी, मतलब बेसिक्स नहीं पता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ पहले बेसिक्स पढ़िएगा, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं आते होंगे तो ये इक्वेशंस आपको नहीं समझ आएंगी कि मैंने कैसे लिख दी है इक्वेशन। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे क्या पता चला, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है जहाँ पे ये आईसीज बन रही थी, ए पर्सन की आईसी, बी पर्सन की आईसी, जहाँ पे दोनों मिली टेंजेंसी आई। टेंजेंसी का मतलब क्या होता है? स्लोप इक्वल होना। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी? MRS XY विच इज इक्वल्स टू चेंज इन Y बाय चेंज इन X, और आप इसको MUX बाय MUY भी कहते हो। X गुड से मिलने वाली यूटिलिटी डिवाइडेड बाय Y गुड से मिलने वाली यूटिलिटी। ठीक है जी, इसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है। आई होप क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी परेटो की, जिसे एफिशिएंसी इन एक्सचेंज बोला जाता है। सेकंड कंडीशन अब हम देखते हैं, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। पहले इन्होंने कंज्यूमर साइड की बात करी, अब प्रोड्यूसर साइड की बात करेंगे, क्योंकि वेलफेयर उनका भी तो होता है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन है तो क्या होगा? आइसो क्वांट, पर्सन, फर्म ए, फर्म बी, लेबर, कैपिटल, लेबर, कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, आइसो क्वांट, फर्म ए,
आइसोक्वांट ऑफ फॉर्म बी, सेम वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे आइसोक्वांट्स हो जाएंगे और इनके स्लोप चेंज हो जाएंगे। तो जहाँ पे भी दोनों फॉर्म्स की आइसोक्वांट्स एक दूसरे को टेंजेंट होंगी वो सब पॉइंट क्या कहलाएंगे, परेटो ऑप्टिमम पॉइंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। और ये सभी क्या हैं, परेटो ऑप्टिमम point and any point lies outside this, suppose करो this is u is a Pareto non optimum। अब इनकी इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम केस होगा, अगर आप नॉन ऑप्टिमैलिटी बताना चाहते हो, ये B3 है और ये A1 है, तो फॉर्म A की तो लोअर आइसोक्वांट है बट फॉर्म B की हायर आइसोक्वांट है, तो फॉर्म बी को ऑब्वियसली इस लाइन, इस पॉइंट से, इस वी पॉइंट से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो हायर आइसोक्वांट है, हायर आइसोक्वांट हायर उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये लोअर आइसोक्वांट पे है। बट स्टिल क्या, अगर वो ट्रेड करते हैं तो उनको कितना प्रॉफिट और कितना क्या होगा देख लेते हैं। तो देखिए इस वी पॉइंट पे फर्म ए को दोनों इस लेबर से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन या आप बोल सकते हो प्रॉफिट वो कम है, बट कैपिटल से एज कम्पेयर टू ज़्यादा है। बट यहाँ पे इसके पास लेबर से ज़्यादा है, कैपिटल से कम है, तो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट। पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व से दूर लाई कर रहा है, दूसरी बात टेंडेंसी नहीं है, तीसरी बात एक पर्सन को एक कमोडिटी से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे से कम मिल रहा है, तो इसलिए इसको नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट बोलेंगे। तो अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, जहाँ पे MRTS LK ऑफ फॉर्म A इज इक्वल टू MRTS LK ऑफ फॉर्म B इज इक्वल टू MPL अपॉन में MPK, और आप बोल सकते हो चेंज इन K बाय चेंज इन L, तो वो है आपके पास परेटो ऑप्टिमम पॉइंट। ये इक्वेशन एज इट इज़ पेपर में आई हुई है, जिन लोगों को अभी बिलीव नहीं हो रहा है तो फील फ्री कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ये इक्वेशन वहाँ पे मिलेंगी, तब आपको बिलीव होगा कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पाथ पे चल रहा है। चलिए थर्ड कंडीशन है एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, हम एक्सचेंज और प्रोडक्शन दोनों को ही रिलेट कर देते हैं, उन दोनों से ही हम अपनी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों को मैक्सिमाइज करते हैं। बट इससे पहले एक चीज़ और समझिए, आप लोगों ने अभी ये किया कॉन्ट्रैक्ट का वाला पार्ट एजवर्थ बॉक्स के अंदर, यहाँ पे भी किया और ये वाला पार्ट भी किया। इससे आपको एक चीज़ और पहले मैं बताना चाहूँगी, जब भी आपके पास एजवर्थ बॉक्स में कॉन्ट्रैक्ट कर्व बनती है, इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हम एक अलग डायग्राम में अगर शो करते हैं तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व के साथ रिलेशनशिप बताना है किसी और चीज़ का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व आई इसे हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। हम देखो कॉन्ट्रैक्ट कर्व में हम क्या बोलते हैं, सपोज करो लेबर कैपिटल, लेबर कैपिटल। कॉन्ट्रैक्ट कर्व की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, locus of joining all the combination points at which both persons utility or satisfaction is maximized and both the isoquants are tangent to each other, ठीक है, यही होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में भी हम क्या चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में और इसमें, हाउ कैन वी से दैट कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व से ही ट्रांसफॉर्मेशन कर्व डिराइव होती है, ध्यान से समझना। ए की यूटिलिटी, बी की यूटिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे हम क्या देख रहे थे, दोनों को दोनों टाइप ऑफ गुड से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी मिल रही है, यही देख रहे थे ना हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे। तो जितनी इनको दोनों प्रोडक्ट से या दोनों गुड से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उसको एज इट इज़ हमने यहाँ डिराइव करा, जहाँ पे उन लोगों की यूटिलिटी मैक्सिमम हुई। यहाँ पे हम गुड्स लिखते थे, बट इसी कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हम जब यहाँ लेके आए तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व
गया। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोला गया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में हम दो पर्सन्स की यूटिलिटी को ही डिराइव करते हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट कर्व से मिलती है। तो आपको पता चला कॉन्ट्रैक्ट कर्व एक, जैसे बोलो हम इनिशियल फर्स्ट स्टेप आप क्या करते थे, आईसी, आईसी से आपने सेटिस्फेक्शन देखी, आईसीस को वेरियस टाइप ऑफ आईसीस को बना के आपको क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व से आपने आगे क्या बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मीन्स आप ए बी सी डी से चले, ठीक है। इनिशियली आपने आईसीस समझा, आईसीस की टेंजेंसी होती है, वहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, वो समझा, स्लोप बराबर होती है। फिर उन्हीं सब पॉइंट्स को जोड़ के आप कॉन्ट्रैक्ट कर्व लेके आए। अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व का भी रिलेशनशिप हमें किसी और चीज़ के साथ देखना है कि नहीं देखना, देखना है भाई, हम एक चीज़ निकाल के थोड़ी चुप हो जाएंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व को हम क्या करें कि जिससे हमें रिलेशनशिप समझ आए, कैसे क्या होगा। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व के डाटा को एक नई कर्व में फॉर्म कर देते हैं या नई कर्व में हम शेप कर देते हैं, जिसे नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्लियर है सभी को? ये एक्सिस ज़रूर याद रखना, तभी आपको डिफरेंस समझ आएगा। देखिए जल्दी से इसे, ये चीज़ को और क्लियर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है। हमने एक एजवर्थ बॉक्स बनाया। ये सारा डायग्रामेटिक पार्ट जिनको समझ आ रहा है उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं आता है तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज एग्ज़ाम में जो पार्ट आपसे पूछा जाता है वो इक्वेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। रटने का, उसको मगअप करने का कोई एक तरीका है नहीं। मेरे से तो ये चीज़ें होती नहीं है कि हर चीज़ को रट जाओ और बस वो कर लो, लर्न कर लो। तो इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा रही हूँ कि इससे ये चीज़ ऐसे डिराइव होती है, तब जाके वो इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक एजवर्थ बॉक्स बनाया, पहले पहले ये बना लेते हैं कर्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, गुड एक्स गुड वाई, ठीक है। ये बना एक एजवर्थ बॉक्स जिस पे मैंने बनाई कॉन्ट्रैक्ट कर्व। आईसी ऑफ पर्सन ए, B1, B2, B3, B4। ये जो पॉइंट आपको बताएगा ना, ये आपको बताएगा परेटो ऑप्टिमम पॉइंट, जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पे होगा। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पे कोई भी पॉइंट अगर कंट्रैक्ट कर्व का उसको मैच कर रहा है, वो आपको परेटो ऑप्टिमम पॉइंट बताएगा। इट मीन्स दो पर्सन्स को इन दो गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है। ये इसका लॉजिक है, जिसे हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, ये टेंजेंसी बताने के लिए कि इसके साथ अगर मैं और कर्व्स डिराइव करूँगी तो वो मेरे को अगर टेंजेंसी यहाँ पे दे रही हैं तो ये मेरा परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ये एक टेंजेंसी बताने के लिए आपको कर्व बताई है, परेटो ऑप्टिमम पॉइंट। क्लियर है जी ये पार्ट सभी को? अगर आपके पास एक और डायग्राम आ जाए ऐसे, इनमें से पूछा जाए कि इसमें परेटो ऑप्टिमम पॉइंट है, ICA ICB, क्या इसमें परेटो ऑप्टिमम पॉइंट आया कोई आपके अकॉर्डिंग? क्या ये जो Q पॉइंट है आपको परेटो ऑप्टिमम दिख रहा है?
तो यस, जिन्होंने भी आंसर दिया है वो सही है कि ये नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये टेंजेंट है, ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे आ रहा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कहीं पे भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये एक नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ये नॉन परेटो ऑप्टिमम पॉइंट होगा और ये डायग्राम भी गलत होगा। परेटो ऑप्टिमम पॉइंट वही होगा जहाँ पे आईसीस की टेंजेंसी होगी और कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे होगा और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को भी वो कट करेगा। ठीक है जी, अब आपको ये पार्ट समझ आया कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कैसे आता है। अब आप ये वाली इक्वेशन देखिए, एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स। देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होती है सेम एज पीपीसी, पीपीसी होती है ना ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, यही है, पीपीएफ भी जिसे बोला जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है गुड एक्स गुड वाई, IC1 IC2 IC3, हायर IC हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है R, एक पॉइंट है Q। तो परेटो ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी Q, और आप लोगों के अकॉर्डिंग भी Q ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो Q पॉइंट पे IC और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एक दूसरे को टेंजेंट है, टेंजेंट होती है तो स्लोप भी बराबर होता है। तीसरा, ये हायर IC पे भी है। तो जब तीन कंडीशन हमें इतना सारा कुछ दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है सही होगा। साथी ने भी यही आंसर दिया है क्यों, वेरी गुड। अब ये P और R क्यों नहीं है ये? क्योंकि एक तो ये लोअर IC पे हैं, दूसरा ये टेंजेंसी नहीं है, तीसरा अगर टेंजेंसी नहीं है तो स्लोप भी तो नहीं होगी ना बराबर। तो हाउ कैन वी से इट विल बी अ परेटो ऑप्टिमम पॉइंट? तो ये परेटो नॉन परेटो ऑप्टिमम। जल्दी से इसे ड्रॉ करिए। अब इसकी इक्वेशन देखिए। अच्छा, इससे पहले स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसे नहीं पता है वो होती है MRT, MRT XY। पीपीसी की स्लोप क्या होती है? MRT XY। ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन था। अब वहां पे हम बंदों की IC देखेंगे, पर्सन A, पर्सन B, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बस हो गया। जल्दी से इसे बनाइए डायग्राम को। मेन तो देखो ये तीन परेटो ऑप्टिमम की कंडीशंस थी, जो एक मेजर कंडीशंस जिन्हें बोला जाता है। इसके बाद 4 कंडीशंस और हैं। फिर 4th कंडीशन में हम देखते हैं ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। मेन जो फोकस था उनका इन 3 पे ही था। ऑप्टिमम डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब देखो स्पेशलाइजेशन तो प्रोड्यूसर ही करता है ना, तो प्रोड्यूसर अपने गुड्स को इस तरीके से बनाएगा कि वो उन गुड्स में स्पेशलाइज हो सके, और उसका मेन मोटिव यही रहेगा कि मैं अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करूं और ताकि मेरा टोटल आउटपुट इंक्रीज हो सके। तो स्पेशलाइजेशन का इसका मेन मोटिव था। तो इसके अंदर जो स्लोप हमारी जो इक्वेशन बनेगी
वो सारी की सारी प्रोडक्शन बेस्ड होगी, तो इट विल बी इक्वल टू MRT/XY ऑफ पर्सन ए will be equal to MRT/XY of person B will be equal to change in Y by change in X. अब ये जो change in Y by change in X लिखा, ये भी PPC का स्लोप होता है। PPC का स्लोप होता है MOC MRT change in Y by change in X, जिसे आप बोलते हो sacrifice of Y good and gain of X good। ठीक है जी, ये होता है PPC का स्लोप। तो हमने इस इक्वेशन में सारी लिख दी। अगर आपको एग्जाम में ये दोनों लिखी आई तो वो भी करेक्ट होगी, अगर थर्ड ऐड ऑन करी है तो वो भी करेक्ट है, बिकॉज ये इसके इक्वल होता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है परेटो? ऑप्टिमम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। अब वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे फोकस कर रहा है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। पेपर में आपको ऐसे कंडीशन दी होगी और आपके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी इक्वेशंस होंगी, यू हैव टू चूज द करेक्ट इक्वेशन अमंग ऑल। ठीक है जी, तो MRT L ऑफ फॉर्म A, MRT L ऑफ फॉर्म B, MPL अपॉन MPL ऑफ फॉर्म B। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ L लिया और दो फॉर्म्स ली, क्योंकि इनका ऑप्टिमम फैक्टर है, सिर्फ एक ही फैक्टर को ये ऑप्टिमम बनाना चाहते हैं। सपोज करो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट अगर ये बना रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं हमारी लेबर में ही ऐसी स्पेशलाइजेशन हो कि हमें एक ही फैक्टर से मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए। तो ये है। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ फैक्टर टाइम। देखो फैक्टर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि कम टाइम में, हम ये बात पढ़ते भी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो मार्केट पीरियड होता है वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। तो ये वाला पार्ट क्लियर करा देती हूँ अभी, जिन लोगों को अभी कुछ भी बेसिक नहीं पता, बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है। तो जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है सॉरी, जिसे मार्केट पीरियड बोला जाता है, अगर सपोज करो मेरी एक शू फैक्ट्री है और मेरे पास साथी ने ऑर्डर दिया है कि मैडम मुझे तो भाई 2000 जूतों के पेयर चाहिए और मुझे कल चाहिए। तो इतनी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किसी के पास भी नहीं होती है कि अगर एक बल्क में ऑर्डर आता है तो आप विद इन 24 आवर्स आप उसे पूरा कर सको। चाहे अगर हम एक मेगा इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम एक मीडियम इंडस्ट्री की बात करें, तो इतना किसी के पास भी नहीं होता कि उनकी बजट के अगर जाता है एक ऑर्डर। तो सपोज करो मेरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही हाई लेवल की इंडस्ट्री और मेरे पास 1000 मशीनें हैं, मतलब एक बड़े स्केल पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। अगर मेरे पास ऑर्डर आता है कि 1 लाख पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, ठीक है, मान ली बात, आप कहते हो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, बड़ा ऑर्डर तो है। किसी के पास अगर प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा है तो ठीक है, बड़ा ऑर्डर ले लिया 1 लाख शूज़ का, नेक्स्ट डे क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एकदम से, और रॉ मटेरियल भी आना क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पीरियड कहा जाता है, जिसमें आप प्रोडक्शन को एकदम से एनहांस नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक सम टाइम पीरियड, जिसमें आप अपना रॉ मटेरियल भी मंगवाओगे, मशीनरी भी मंगवाओगे। अगर मशीनरी है तो आप, लेबर आपके पास नहीं थी तो आपने सोचा था ठीक है अभी हम स्लोली काम कर रहे हैं, तो जब एक बल्क में ऑर्डर आएगा तो मैं लेबर्स को घर से बुला लूँगा या बुला लूँगी, तो मैं प्रोडक्शन करवाऊँगी। तो इट विल टेक सम टाइम, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हफ्ता तो आपको लगेगा ना ये इतना बड़ा ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो टाइम तो लगता ही है ना। और जब आपने रॉ मटेरियल मंगवाया तो क्या हाथों हाथ में आपके पड़ोस में ही थी रॉ मटेरियल की फैक्ट्री या उसका प्लांट? नहीं ना, तो आने जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी तो टाइम लगता है।
तो इसीलिए जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है उसमें जो सप्लाई कर्व होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड में आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते। वहीं अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, वेरी हट गया, शॉर्ट पीरियड की बात करें तो सप्लाई आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं। आपको आपके पास 1 लाख शूज़ का ऑर्डर आया है तो आप कहते हो मैं आपको 50,000 पेयर तो कल दे दूंगा, बट रेस्ट 50,000 मैं आपको हफ्ते बाद दूंगा। तो वो आपने सप्लाई को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो सप्लाई का स्टीपर हो जाती है, ठीक है, लेस इलास्टिक जिसे हम बोलते हैं। बट वहीं अगर आपके पास लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड में आपके पास लॉन्ग रन में हमारे पास सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं क्योंकि हमें एक लंबा टाइम पीरियड मिल जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो आपकी सप्लाई है वो फ्लैटर हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी। आपके पास 1 लाख का ऑर्डर आया है तो आप उसे लॉन्ग पीरियड में उससे पूरा कर दोगे क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिर आपके पास रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, टाइम मिल जाता है ना। तो टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है प्रोडक्शन के अंदर। और अगर वेरी लॉन्ग पीरियड है तो क्या होगा, जितनी मर्जी चाहे सप्लाई लो, 1 लाख छोड़ो आप 10 लाख पेयर जूते ले लो, वेरी इलास्टिक, सप्लाई बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट। मतलब 1 साल में आप कितनी मर्जी चाहे प्रोडक्शन कर सकते हो। मान लो साथी है, साथी का शू प्लांट है और साथी के पास 1 करोड़ शू का ऑर्डर आ गया पूरे वर्ल्ड से मिला के, 1 साल में वो आराम से निकाल देगा अगर वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो, है ना। तो वेरी लॉन्ग पीरियड, या फिर 3 साल में उसे वो पूरा टारगेट करना है तो आराम से करेगा, ठीक है जी। तो इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो MRT, लेबर टाइम, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू MRS, वर्क एंड लेजर। अब ये क्या नई चीज़ आ गई, वर्क एंड लेजर। अभी तो हमने ये पढ़ा टाइम में कितना प्रोडक्ट निकालते हैं, अब ये वर्क एंड लेजर क्या नई चीज़ आ गई। इसको समझने के लिए अब समझिए आप एप्लीकेशन ऑफ IC, जिसमें हम पढ़ते हैं इनकम लेजर कर्व, मनी इनकम, वर्क, लेजर। एप्लीकेशन ऑफ IC अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, पढ़ा नहीं हुआ तो सुना हुआ तो होगा, ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आया है। इनकम लेजर कर्व कैसी होती है, इनकम लेजर कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग। अब वो बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होती है देखते हैं हम। देखिए सपोज करो साथी है, साथी की इनकम है, साथी मेरी कंपनी में काम करता है, तो साथी उस टाइम पे इतना वर्क कर रहा था और इतना वर्क कर रहा था और इतना लेजर ले रहा था, ठीक है, लेजर इस तरफ को जा रहा है ना। मैंने साथी की मनी इनकम बढ़ा दी, ये IC है। साथी की मनी इनकम बढ़ाई तो साथी ने अब ज़्यादा वर्क किया, लेजर को कम कर दिया। देखो W से W1 वर्क आपने ज़्यादा किया साथी, क्योंकि इनिशियली जब हमें काम मिलता है तो हम बहुत इंटरेस्टिंगली और एंथुजियास्टिक वे में उस काम को पूरा करते हैं और रिटर्न्स भी अच्छे देते हैं, तो IC2। फिर मैंने कहा साथी आपकी मनी इनकम और बढ़ा रही हूँ, तो साथी ने और ज़्यादा खुश होके और अच्छे से रिटर्न्स मुझे दिए और ज़्यादा काम किया, W2, और लेजर कम कम करता गया, वर्क ज़्यादा होता गया, लेजर कम कम होता गया। फिर मैंने साथी की और मनी इनकम बढ़ाई, साथी ने और ज़्यादा काम किया, IC4। फिर मैंने कहा साथी और मनी इनकम है, आपको थोड़े और एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे काम करने के लिए। अब साथी क्या करेगा, उसी पे ही इंडिफरेंट रहेगा। अब जितना वो पहले W3 वर्क कर रहा था, इतने आवर्स वो नंबर ऑफ आवर्स वो इतना वर्क कर रहा था, अब वो उतना ही आवर्स करेगा। हाँ जी, प्रिया कह रही है बैकवर्ड बेंडिंग वेज बढ़ाने पर भी काम ज़्यादा नहीं करेगा, वेरी गुड, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है ना, लेबर टाइम, ठीक है, इससे हम रिलेट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद साथी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसको भी यही होगा, यार मैं पहले 4 घंटे काम कर रहा था, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे बढ़ा दिए, अब 10 घंटे से ज़्यादा तो मैं कितना काम करूँ, मुझे मेरी बॉडी भी रेस्ट मांगती है कि नहीं मांगती, हर किसी को थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है। तो वो कहता है ठीक है अब आप मनी इनकम बढ़ा दो, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकूँगा। अब मैंने कहा साथी तुम्हारी और मनी इनकम बढ़ा रही हूँ, तुम्हें और काम करना होगा, तो अब साथी कहेगा नहीं जी अब मैं और काम नहीं कर पाऊँगा, आई विल प्रेफर लेजर एज कम्पेयर टू वर्क। तो देखो W3 से वो W4, यहाँ पे हम करें W4,
कितना ज़्यादा बैकवर्ड शिफ्ट मार गया, मतलब नाउ साथी प्रेफर लेजर एज कंपेयर टू वर्क। अब जब मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी, E1, E2, E3, E4, E5, तो मेरे पास क्या आएगा, इनकम लेजर कर्व, कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनिशियली तो यू विल प्रेफर वर्क बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल प्रेफर लेजर, दैट्स व्हाई द कर्व इज बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। ये भी आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है नेट का, ठीक है। अब आईसीज हैं तो स्लोप तो होगी, स्लोप है एमआरएस, वर्क एंड लेजर, वो यहाँ से ड्राइव होती है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे जितनी वो लेबर टाइम देना चाहता था और प्रोडक्ट निकाल रहा था एमआरटी, और वहाँ पे एमआरएस वर्क एंड लेजर मिलेगा, तो इट मीन्स उस टाइम पे वो बंदा भी सेटिस्फाई है और एंटरप्रेन्योर भी सेटिस्फाई है, दोनों का ही परेटो ऑप्टिमम पॉइंट आ रहा है, वेलफेयर दोनों का ही हो रहा है। इट मीन्स जो टाइम पे जो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर चाहता था वही टाइम पे वो बंदा निकाल के दे रहा है अपना वर्क और लेजर को इक्वल करके, तो वो वहाँ पे दोनों का वेलफेयर होगा, उसे हम परेटो ऑप्टिमम पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ये थी 6th कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। बहुत ही अच्छी बातें बोली हैं परेटो जी ने, मतलब जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, या अगर सोचते भी हैं तो रिलेट नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें इन्होंने कितने साल पहले दे के चले गए। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन, इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ मनी एसेट। इंटरटेम्पोरल ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ मनी एसेट, इसकी एसेट कोई इक्वेशन कंडीशन नहीं है, इन्होंने बस उसी एक बोरोवर और लेंडर के तौर पे इन्होंने हमें समझाया, क्योंकि एलोकेशन ऑफ मनी एसेट है, ये कंडीशन रिलेट करती है लेंडर एंड बोरोवर ऑफ कैपिटल या फिर मनी एसेट। देखो, ये वो रेट डिसाइड करता है जिस रेट पे एक जो लेंडर है वो अपनी मशीनरी या कोई एसेट देना चाहता है, और उसी रेट पे ही जो बोरोवर है उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इक्वल हो रही है। इट में सपोज करो प्रिया और साथी हैं, ठीक है, प्रिया के पास एक मशीनरी पड़ी थी, तो वो मशीनरी को लेंड करना चाह रही थी 10,000 पर मंथ पे, ठीक है, उस रेट पे वो उसे लेंड करना चाह रही थी, और साथी को पता था कि मैं उस मशीनरी की इतनी प्रोडक्टिविटी है कि मैं महीने में 10,000 रुपये का प्रोडक्ट आराम से ही निकाल सकूंगा, तो जो रेट पे प्रिया लेंड करना चाहती है वो एसेट, उसी रेट पे ही वो बंदा बोरो करेगा, तो वहाँ पे दोनों का भला होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द रेट एट विच lender decided to lend his capital asset and borrower agree to pay it as he has marginal productivity equal to it, जितनी उसकी कैपिटल की मार्जिन प्रोडक्टिव उसको लगेगी है तो वो दे देगा। क्लियर है? इसमें एज सच इन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दी है। तो ये 7 कंडीशंस हमारी डेली लाइफ में हर रोज़ ही अप्लाई होती हैं। आप देख सकते हो लेंडर और बोर का हमेशा ही चलता है, चाहे वो एसेट हो चाहे वो मनी की बात हो, और यहाँ पे कितने टाइम पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा और कितना वर्क एंड लेजर हर कोई प्रेफर करेगा। फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप मीन्स हम एक ही फैक्टर को इतना मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। स्पेशलाइजेशन, अपनी प्लांट एंड मशीनरी को मैं इतना ज़्यादा स्पेशलाइज करना चाहता हूँ कि मेरा जो रिटर्न है वो बढ़ जाए। फिर एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट मिक्स मीन्स प्रोडक्शन और वेलफेयर, जहाँ पे दोनों मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की हो रही है, वो वहाँ पे सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। और फिर हमने किया प्रोडक्शन वाली बात, जिसमें 2 फर्म्स का जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो उन दोनों को मैक्सिमम वेलफेयर दे रहा है, और जिसको हमने एजवर्थ बॉक्स से ये दोनों इक्वेशंस करी थी। और फर्स्ट थी एफिशिएंसी इन एक्सचेंज मीन्स कंज्यूमर्स को वो गुड्स लेने पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो सबका भला हो रहा है।
तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसे मार्जिनल कंडीशंस बोला जाता है. दीज वर नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट फॉर वेलफेयर. इसीलिए दैट्स वाई देर इज़ अ नीड इज अराइज्ड फॉर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जिसे टोटल कंडीशंस बोला जाता है. तो आज वाली क्लास में हमने परेटो ऑप्टिमैलिटी का पार्ट किया है. ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी डेमो क्लास होगी उसमें हम आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे. और एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी करा दीजिए यूट्यूब पे. तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. ठीक है, तो ये था आज की डेमो क्लास. आई होप आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा. परेटो ऑप्टिमैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम. आप चाहे वो उसको नेट का दे रहे हो, चाहे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, परेटो ऑप्टिमैलिटी इज़ मस्ट फॉर एवरीवन कि आप छोड़ नहीं सकते. ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसकी 7 कंडीशंस पे ना चाहते हुए भी क्वेश्चन आएगा. बिकॉज आप सब लोग अब देख भी रहे हो कि एनवायरनमेंट हमारा कितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और हमारे सबका भला भी हो. ठीक है, सबका साथ सबका विकास भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इकॉनमी में वेलफेयर आएगा. और वेलफेयर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी जितनी भी ये ह्यूमन सोसाइटी है वो सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की क्लास. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच, टेक केयर.